अब तक हमने पढ़ा कि प्रवाल किसे कहते हैं, प्रवाल कितने प्रकार के हैं, कौन सी दशाओं में प्रवाल का विकास होता है इत्यादि। आज हम प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इससे संबंधित जो सिद्धांत है उनका अध्ययन करेंगे। प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति यद्यपि एक जटिल समस्या है और इसके निर्माण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है, उसके संदर्भ में कई विद्वानों ने परस्पर जो विरोधी सिद्धांत है उनका प्रतिपादन किया। अगर हम इन सिद्धांतों को देखें तो इनका आधार हमें दो आधार मिलते हैं जिसके आधार पर इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला प्लीस्टोसीन सागर तल में परिवर्तन और दूसरा स्थलखंड में स्थिरता। यानी कि जो प्लीस्टोसीन काल में हिमानी काल था, उसमें जो काल में सागर तल में परिवर्तन आया उसके परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव पड़े, और दूसरा स्थलखंड स्थिर था या अस्थिर, इसके आधार पर विद्वानों ने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। जो स्थलखंड की स्थिरता है इसमें 3 दशाएं व्यक्त की गई। पहली थी स्थिर स्थलखंड, दूसरा अवतलित होता हुआ स्थलखंड और तीसरा था ऊपर उड़ता हुआ स्थलखंड। प्रवाल उत्पत्ति की संबंधित सिद्धांतों को विद्वानों ने 2 श्रेणियों में रखा, अवतलन सिद्धांत और दूसरा स्थिर स्थल सिद्धांत। जो अवतलन सिद्धांत है इसमें डार्विन के अवतलन सिद्धांत को रखा जाता है और स्थिर स्थल सिद्धांत है, नॉन सब्सिडेंस थ्योरी, उसमें मरे, ओगोसिस और डर्ली इत्यादि के सिद्धांतों को रखा जाता है। आज हम चार्ल्स डार्विन के अवतलन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। डार्विन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1837 में किया और इसमें 1842 में कुछ संशोधन किए। डार्विन ने जो अपने अध्ययन किए उनमें पाया कि यद्यपि जो प्रवाल है वो छिछले सागर में जीवित रह सकते हैं और इसके उन्हें प्रमाण मिले, और उन्होंने बताया कि तथापि जो इनसे निर्मित भित्तियाँ हैं वो भित्तियाँ अत्यधिक गहराई तक पाई जाती हैं और इस गहराई पर प्रवाल किसी भी रूप में जीवित नहीं रह सकते। तो डार्विन ने बताया कि जो ये विरोधाभास है इसका क्या कारण हो सकता है। इस विरोधाभास को दूर करने के लिए, विरोधाभास का तात्पर्य कि जैसे हमने पढ़ा था कि 60 से 77 मीटर की गहराई तक प्रवाल विकास कर सकते हैं, तो उन्होंने कई जगह इससे अधिक गहराई में पाए, तो उन्होंने इसका कारण ढूंढने की कोशिश की। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जिस स्थल या द्वीप के सहारे प्रवाल का निर्माण हुआ वह स्थिर नहीं था, स्टेबल नहीं था, वरन उसमें क्रमशः अवतलन हो रहा था। अर्थात जिस स्थलखंड के सहारे या द्वीप के सहारे प्रवाल बने वो स्थिर न होकर वो अवतलित हो रहा था, नीचे जा रहा था। इस प्रकार उन्होंने बताया कि तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटॉल प्रवाल भित्ति प्रवाल भित्ति के विकास की क्रमिक अवस्थाएं, एक के बाद दूसरी का विकास हुआ। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, A1 और A1 सागर तल में तटीय प्रवाल भित्ति, उसके बाद में A2 और A2 अवतलन के बाद द्वीप का सागर तल, यहाँ पर अवरोधक प्रवाल भित्ति जो तट के समानांतर विकसित हो रही है, और A3 द्वीप जब पूर्णतया अवतलित हो गया तो वहाँ पर सागर तल तथा एटॉल का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार डार्विन ने बताया कि ये क्रमिक विकास की अवस्थाएं हैं जहाँ पर इसका निर्माण हुआ था। डार्विन ने सर्वप्रथम बताया कि जो आदर्श चबूतरा होता है, अर्थात जो आदर्श गहराई है 60 से 77 मीटर, उस पर वहाँ जो स्थित चबूतरा है वहाँ पर प्रवाल का आविर्भाव होता है और वे ऊपर बढ़कर सागर तल तक पहुँचते हैं। इस तरह से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, फ्रिंजिंग रिफ का निर्माण होता है। इसके बाद में स्थलखंड में अवतलन हो जाता है, जिसके कारण प्रवाल अधिक गहराई में पहुँच जाता है। परिणाम स्वरूप वो प्रवाल जीवित रहने के लिए और अपने भोजन को एकत्रित करने के लिए ऊपर की ओर तथा बाहर की ओर तेज़ी से वृद्धि करते हैं, और जब तट के पास ये पहुंच जाते हैं तो वृद्धि रुक जाती है।
क्योंकि वहाँ पर भोजन का पूर्णतः अभाव रहता है। इसके फलस्वरूप तट तथा भित्ति के बीच में एक लेगून का निर्माण हो जाता है और पुनः स्थलखंड का अवतलन होता है और द्वीप ये भाग जो था वो पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया। और जब द्वीप के चारों ओर वलयाकार प्रवाल भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार डार्विन ने प्रवाल भित्ति के विकास की क्रमिक अवस्थाएं बताई कि सर्वप्रथम फ्रिंजिंग रीफ, फिर बैरियर रीफ और अंत में एटोल का निर्माण होता है। डार्विन ने बताया कि स्थलखंड का निरंतर अवतलन हो रहा है। इसके बावजूद लेगून गहराई में नहीं बढ़ पाते क्योंकि उसमें निरंतर अवसाद का जमाव होता रहता है। डार्विन ने अपने सिद्धांत के पक्ष में कई प्रमाण प्रस्तुत किए। जैसे सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि जो लेगून निरंतर छिछला बना रहता है वो स्थलखंड के अवतलन को इंगित करता है। अगर स्थलखंड स्थिर होता, स्टेबल होता तो लेगून कभी की भर गई होती, जमाव के कारण भर जाती, परंतु ऐसा नहीं हो रहा, अतः स्थलखंड अवतलित हो रहा है। दूसरा उन्होंने बताया कि जहाँ पर जिन द्वीपों के किनारे प्रवाल मिलती हैं वहाँ पर क्लिप नहीं मिलती और ये क्लिप नहीं मिलना स्थलखंड के अवतलन को प्रमाणित करता है, क्योंकि क्लिप हमेशा स्तर तट के सारे ही मिलते हैं। उसके बाद में उन्होंने बताया कि प्रशांत महासागर में जिन भागों के सारे उत्थित पुलिन रेज्ड बीच मिलती हैं वहाँ पर एटोल और अवरोधक प्रवाल भित्तियों का पूर्णतः अभाव है, जो कि इसको प्रमाणित करता है। एटोल युक्त जो द्वीप हैं वहाँ उनके ऊपरी भाग अत्यधिक खड़े ढाल वाले होते हैं और इस तरह अत्यंत तीव्र ढाल पर्वतीय शिखर के ऊपरी भाग पर ही मिलता है। इससे स्थलखंड का अवतलन प्रमाणित होता है। आगे उन्होंने बताया कि प्रवाल जो भित्ति है उसकी मोटाई ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाती है और जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रवाल भित्ति का निर्माण अवतलित होते हुए आधार पर हुआ है। अर्थात प्रवाल भित्ति नीचे मोटी और ऊपर पतली। तो उन्होंने बताया कि इसके आधार पर यह प्रमाणित होता है कि अवतलित होते हुए आधार पर प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ है। जब कई विद्वानों ने डार्विन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की आलोचना की और बताया कि यदि तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटोल प्रवाल भित्तियों के विकासीय अवस्थाएं हैं तो एक द्वीप के सारे ही तटीय प्रवाल भित्ति तथा दूसरी ओर अवरोधक प्रवाल भित्ति को साथ साथ नहीं मिलना चाहिए। परंतु जो कई नवीन खोजें हुई उनमें ऐसे कई जगह प्रमाण मिले कि जहां एक साथ मिली हैं। यदि हम डार्विन के सिद्धांत को मान भी लें तो प्रशांत महासागर के अधिकांश द्वीप समूह जलमग्न होकर अदृश्य हो जाएंगे। कहीं कहीं पर उड़ते द्वीप के साथ भी प्रवाल भित्तियों के प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार से डार्विन के अवतलन सिद्धांत पर कई आक्षेप हैं जिनका निराकरण डार्विन का अवतलन सिद्धांत नहीं कर पाया।